स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में विशेष जानकारी देने वाले हैं दिसंबर 2023 में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों का उत्तर। इसलिए आप सभी जो है शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो में बने रहें, क्योंकि जो है दिसंबर 2023 में जो है चैप्टर 2 से जलवायु विज्ञान से जो है महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, जो आप लोगों के स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फर्स्ट प्रश्न जो है 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए पहला सवाल हम लेते हैं। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सतह अधिकतम एलिप्डो पैदा करती है। मात्र जो है 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड में जो है आंसर जो है जरूर जो है कीजिए। तो क्या है सवाल नंबर फर्स्ट है, पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सतह अधिकतम एलिप्डो पैदा करती है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए है सब्बल हिमाच्छादन, ऑप्शन बी है मेघाच्छादन, ऑप्शन सी है वनाच्छादन और ऑप्शन डी है मरुस्थल आच्छादन। तो आपको जल्दी से बताइए कौन सा होगा। तो आंसर आप नोट कर लीजिए कि जो है निम्नलिखित में से कौन सी एक सतह अधिकतम एलिप्डो पैदा करती है। तो एलिप्डो जो है सब्बल हिमाच्छादन जो है एलिप्डो पैदा करती है, एलिप्डो पैदा करती है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब चलिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2 का दिया हुआ है कि हिमनदीय, प्रश्न 2 का क्या है कि हिमनदीय सरोवर के अचानक फट पड़ने से उत्पन्न बाद यानी कि GLOF के संबंध में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है 1 और 2 सही है, 2 ऑप्शन बी में है 4 और 4 सही है, और ऑप्शन सी में है 1 2 3 सही है, ऑप्शन डी में है 2 3 4 सही है। तो देखिए हिमनदीय सरोवर के अचानक फट पड़ने से उत्पन्न बाद के संबंध में इसकी जो है विशेषता जो है, एक तो पहला विशेषता है कि हिमनद के पिघलने से जमा पानी के अचानक बहाव से उत्पन्न हो जाता है। दूसरा क्या है कि हिमोड और हिमरोधिका का विफल होना है। उसके बाद ऑप्शन सी हो गया कि बृहद अनुप्रवाह से निश्रित पानी से बाढ़ आना। चौथा ऑप्शन है कुछ सेकंडों के लिए घटी तत्वों को त्वरित है। आपका ये ऑप्शन आपका ये गलत है, बाकी ये तीनों जो है आपका क्या है सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा हमारा जो है क्या है स्क्रीन पर सवाल है, एल नीनो दक्षिणी दोलन क्या है। ENSO मतलब एल नीनो दक्षिणी दोलन क्या है। तो एल नीनो दक्षिणी दोलन ऑप्शन 1 है महासागरीय प्रक्रिया, ऑप्शन बी है वायुमंडलीय प्रक्रिया, ऑप्शन सी है महासागरीय वायुमंडलीय प्रक्रिया, ऑप्शन डी है महासागरीय वायुमंडलीय थल प्रक्रिया। तो देखिए एल नीनो दक्षिणी दोलन क्या है। तो आप लोगों का जो है देखिए एल नीनो दक्षिणी दोलन जो है क्या है महासागरीय वायुमंडलीय प्रक्रिया है। आपका ऑप्शन सी सही आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं कि तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, एल नीनो दक्षिणी दोलन क्या है। तो एल नीनो दक्षिणी दोलन महासागरीय वायुमंडलीय प्रक्रिया है। महासागरीय वायुमंडलीय प्रक्रिया एक क्या है एल नीनो दक्षिणी दोलन है। ठीक है, एल नीनो दोलन क्या है तो महासागरीय वायुमंडलीय प्रक्रिया है, जो जून 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए दिसंबर में आने की संभावना ज्यादा है। इसलिए अभी आप लोग जो है सही से इसको देखते रहेंगे। अब चलिए प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी मौसम संबंधी आपदा है। निम्नलिखित में से कौन सी मौसम संबंधी आपदा है। देखिए आपदा का मतलब हो गया कि मौसम संबंधी आपदा पूछ रहे हैं। ठीक है,
मौसम संबंधी आपदा पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि देखिए, एक हो गया मानवकृत जो है आपदा, एक दूसरा हो गया कि जो है प्राकृतिक आपदा, और तीसरा हो गया मौसमी आपदा। तो हमारा जो है बाढ़ क्या है, तो बाढ़ हमारा हो गया, क्या हो गया, प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। उसके बाद है भूस्खलन भी जो है एक क्या है, प्राकृतिक आपदा है। और हिमगाह क्या है, एवलांच, ये भी क्या है कि हमारा जो है प्राकृतिक आपदा है। बादल फटना क्या है कि हमारा जो है मौसम संबंधी आपदा है, क्योंकि जब मौसम मौसम के कारण ही जो है बादल फट जाता है, जिसके कारण जो है ज़्यादा जो है क्षति होता है। जहाँ बादल फटता है वहाँ पर जो है बहुत जो है क्षति होता है, उसी को कहते हैं हम आपदा। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि मौसम संबंधी आपदा क्या है, तो बादल फटना एक आपदा है, ठीक है। मौसम संबंधी आपदा क्या है, बादल फटना। अब चलते हैं सवाल नंबर 5 में। किसी स्थान के माध्य तापमान और इसके अक्षांश के माध्य तापमान के अंतर को क्या कहा जाता है। किसी स्थान के माध्य तापमान और इसके अक्षांश के माध्य तापमान के अंतर को क्या कहा जाता है। ताप असंगति, ताप व्युत्क्रम, ताप परिवर्तनता, ताप वृद्धि। तो 4 ऑप्शन दे दिया गया। 4 ऑप्शन में आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, किसी स्थान के माध्य तापमान और इसके अक्षांश के माध्य तापमान के अंतर को ताप असंगति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ताप असंगति, ताप असंगति, ताप असंगति कहा जाता है। यानी कि किसी स्थान के माध्य तापमान और इसके अक्षांश के माध्य तापमान के अंतर को क्या कहते हैं, ताप असंगति कहते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 6 में दिया हुआ है आपको। प्रश्न संख्या 6 में दिया हुआ है, निम्नलिखित क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नथ्वेट के जलवायु वर्गीकरण का आधार है। निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नथ्वेट के जलवायु वर्गीकरण का आधार है। तो आपको जो है ऑप्शन ए है वर्षण प्रभाविता और तापीय दक्षता। दूसरा ऑप्शन है प्राकृतिक वनस्पतियों का वैश्विक वितरण। तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन है भूमि और जल निकायों का वितरण। और डी ऑप्शन है आपका वायु सहती का प्रभाव। तो आप लोग बताइए कि कौन सा जो है आपका सही आंसर होगा। जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही होगा, 6 का। तो 6 का जो है हो जाएगा। देखिए प्रश्न एक बार और समझिए, थॉर्नथ्वेट के जलवायु, क्या थॉर्नथ्वेट के जलवायु जब ये होगा तो वर्षण प्रभावित और तापीय दक्षता होगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर जो है क्या करेंगे कि ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा ए सही। क्या आ जाएगा, ए। तो आप यहाँ लगाइए ए, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 में, 7 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के कारण ला नीना घटना परिघटित होती है। क्या है, ला नीना घटना क्या होता है। निम्न में से किस परिस्थिति के कारण लाल नीना घटना परिघटित होती है। पहला ऑप्शन हो गया आपका मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हवा के दबाव का कम होना। अब उसके बाद जो है ऑप्शन नंबर हमारा आ जाता है बी में, पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के ऊपर कमजोर उच्च दाब प्रणाली द्वारा समान दाब स्थिति को स्थानांतरित करना, ठीक है। सी ऑप्शन है मध्य और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र के असमान रूप से ठंडे जल का जमाव जिसकी परिणति काफी तेज व्यापारिक पवनों के रूप में होता है। डी ऑप्शन है प्रशांत महासागर के ऊपर व्यापारिक पवनों का पश्चिमी से पूरब की ओर अपेक्षाकृत तेज गति से बढ़ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए
प्रश्न एक बार और समझ लीजिए क्या पूछ रहा है। प्रश्न हो गया आपका 7 का कि किस परिस्थिति के कारण ला नीना घटना परिघटित होती है। तो ऑप्शन ए गलत है, ठीक है। उसके बाद जो है ऑप्शन बी भी आपका गलत है और ऑप्शन सी आपका सही है। मतलब मध्य और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में असमान रूप से ठंडे जल का जमाव जिसकी परिणति काफी तेज व्यापारिक पवनों के रूप में होती है। अब चलते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 है और सूची 2 है, स्थानीय पवन है और देश है। आपको जो है स्थानीय पवन है और देश है, तो स्थानीय पवन किस देश में है ये आपको मिलान करना है। जैसे कि नॉर्वेस्टर जो है स्विट्जरलैंड में है कि न्यूजीलैंड में है कि यूएसए में है कि जापान में है। तो आप लोगों को जो है इसमें से ऑप्शन ए ये दिया है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। आपको 10 मिनट का 10 सेकेंड का जो है टाइम है, बताइए कौन सा सही होगा जल्दी से। क्या है कि नॉर्वेस्टर, क्या है नॉर्वेस्टर। तो नॉर्वेस्टर जो हो गया हमारा, नॉर्वेस्टर जो हो गया न्यूजीलैंड में पाया है। नॉर्वेस्टर क्या है, स्थानीय पवन है जो न्यूजीलैंड देश में है, ठीक है। नॉर्वेस्टर स्थानीय पवन कहाँ है, न्यूजीलैंड में है। कहाँ है, न्यूजीलैंड में है। उसके बाद जो है हमारा जो है यागी, यागी मतलब जापानी, यानी कि जापान। यागी कहाँ है, यह जापान में, ठीक है। यागी स्थानीय पवन है जो जापान में पाया जाता है, जापान देश में है। उसके बाद है फॉन। फॉन में जो है हमारा क्या है कि फॉन जो है स्विट्जरलैंड में है। फॉन कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। चीनूक, चीनूक कहाँ है, तो चीनूक जो है हमारा हो गया यूएसए में। चीनूक कहाँ है, यूएसए में। तो आप लोग याद करिए, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड, यागी जापान, यागी जापान, फॉन स्विट्जरलैंड, चीनूक यूएसए। आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं सवाल नंबर 9 में। इस अग्नि चरण में उष्ण हवा ऊपर की ओर उठती है तथा ठंडी होती है, संघनित होती है और बरसती है। मतलब किस बताग्री चरण में उष्ण हवा ऊपर की ओर उठती है तथा ठंडी होती है, संघनित होती है और बरसती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में है अप्रगामी, बी में है उष्णाग्र, सी में है शीताग्र और डी में है अधिधारण यानी कि अक्लूडेड अग्र, ठीक है। तो आपको 9 में कौन सा आंसर सही है जल्दी से आप लोग कमेंट्स कीजिए। सवाल एक बार और देखिए कि किस बताग्री चरण में उष्ण हवा ऊपर की ओर उठती है। किस चक्र में, किस बताग्री चरण में, इस बताग्री चरण में यानी कि इसमें से 4 में से ऐसा कौन चरण में है जो उष्ण हवा ऊपर की ओर उठती है और ठंडी होती है, संघनित होती है और बरसती है। तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर कौन हो गया, बी यानी उष्णाग्र में, ठीक है, उष्णाग्र में। अब यहाँ पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं उष्णाग्र बताग्री चरण में उष्ण हवा ऊपर की ओर उठती है तथा ठंडी होती है, संघनित होती है और बरसती है। कौन, उष्णाग्र। अब चलते हैं सवाल नंबर 10। कि निम्नलिखित कथनों पर वायु संहति गुणों के संबंध में विचार कीजिए। अब विचार कीजिए तो वायु का विस्तीर्ण निकाय बॉडी, काफी समान भौतिक गुण,
हल्का अपसारिक हवाओं से संबंध, अभिसरण क्षेत्रों में संबंध। अब ये दिया ए में 1 और 2 सही है, 3 और 4 सही है, 1 2 3 4 सही है, इनमें से कोई नहीं। अब आपको जो है इसमें से कौन सा सही आंसर होगा वो आपको यहाँ से चुनना है, सेलेक्ट करना है। तो देखिए प्रश्न क्या कि कौन कथनों पर वायु संहति गुणों के संबंध में विचार कीजिए। ठीक है, तो देखिए वायु संहति के रूप में जो विचार करेंगे तो हमारा जो है पहला हो जाएगा ऑप्शन, जैसे कि वायु की विस्तीर्ण निकाय यानी बॉडी। ठीक है, क्या है बॉडी। तो आपका जो है पहला का जो है आपका गलत है। ठीक है, उसके बाद है दूसरा, काफी समांग भौतिक गुण, ये सही है। उसके बाद दिया हुआ है हमारा जो है हल्की अपसारी हवाओं से संबंध, ये भी सही है। अभिसरण क्षेत्र में संबंध, ये भी सही है। मतलब 2 3 4 सही है, 2 3 4 सही है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में दिया हुआ है कि विश्व के निम्नलिखित में से किस स्थलीय भाग में 21 जुलाई 1983 को न्यूनतम वायु तापमान -89 डिग्री यानी 89 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया था? अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ये सही हो गया। ये में क्या है कि अब 11 के सवाल हो गया, विश्व के अंटार्कटिका भाग में 21 जुलाई 1983 को न्यूनतम वायु तापमान दर्ज किया, कहा तो अंटार्कटिका में। ठीक है, सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में दिया हुआ है कि मध्य अक्षांश चक्रवात बनने के संबंध में निम्नलिखित पदों में से पद की पहचान कीजिए। वायु दाबीय ढाल का बल, उस बल, पृष्ठीय घर्षण। ठीक है, तो ऑप्शन जो है हमारा हो गया, क्या हो गया, सी। क्या हो गया, 3 ऑप्शन दिया हुआ, 3 में आपको एक चुनना है। वायु दाबीय ढाल का बल होगा कि कोरियोलिस बल होगा कि पृष्ठीय घर्षण होगा। तो 12 को जो है आपका आंसर हो जाएगा कैसा, होगा। तो आंसर आपका हो जाएगा सही आंसर डी, ए बी और सी। ए और बी और सी तीनों क्या है, एक मध्य अक्षांश चक्रवात बनने के संबंध। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 13। 13 में है कि कोपेन विश्व जलवायु में AW हेतु निम्नलिखित में से कौन सा वर्णन सही है। देखिए कोपेन के विश्व जलवायु में AW हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पश्चिमी समुद्री तटीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा उष्णकटिबंधीय जलवायु यानी कि सी। 13 का क्या हो जाएगा आपका डी।
ठीक है। 13 का हो गया आपका उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु, यानी कि कोपेन के विश्व जलवायु में AW हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपका ये गलत हो गया, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, तो आंसर कौन हो जाएगा? सही डी। कोपेन के विश्व जलवायु में AW हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कोपेन सही है? तो उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु, उष्णकटिबंधीय सवाला सवाना जलवायु, उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। अब चलते हैं सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 में है कि निम्नलिखित में से कौन से मौसम उपकरण एस्टिवेशन स्क्रीन के बाहर रखे जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन से मौसम उपकरण एस्टिवेशन स्क्रीन के बाहर रखे जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर हमारा 14 का हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए में है बैरोमीटर, बी में है एनीमोमीटर, सी में है हाइड्रोग्राफ, डी में है अधिकतम एवं न्यूनतम थर्मोमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से मौसम उपकरण एस्टिवेशन स्क्रीन के बाहर रखे जाते हैं? तो अधिकतम एवं न्यूनतम थर्मोमीटर रखे जाते हैं। अब चलिए सवाल नंबर 15। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2। उभयगामी बिंदु, उभयगामी बिंदु जो है वर्षा का स्थान है कि समान लवणता का स्थान है कि बार रहित स्थल है? ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से आप लोग जो है कमेंट्स कीजिए, तभी जाके आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कि सवाल क्या है कि उभयगामी बिंदु, क्या है? उभयगामी बिंदु। तो उभयगामी बिंदु को हो जाएगा हमारा बार रहित स्थल। ठीक है, उभयगामी बिंदु का हो गया बार रहित स्थल। अब क्या है कि समलवन रेखा, तो समलवन रेखा जो है, समलवन रेखा जो है आपका हो गया समान लवणता के स्थान, यानी कि बी का जो है, बी का कौन हो जाएगा? क्या, सॉरी, समान लवणता के स्थान। इसमें क्या है कि आइसोवेल, आइसोवेल जो है, आइसोवेल हो गया समान धारा वेग रेखा। आइसोवेल क्या है? समान धारा वेग रेखा। अब समवर्षा, समवर्षा में हो गया आपका समान वर्षा के स्थान। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 15 का डी। कौन हो जाएगा? 15 का डी, उभयगामी बिंदु बार रहित स्थल पहला। ठीक है। 4 समतलन समलवन रेखा समान लवणता के स्थान, यानी बी के जो है तीसरा। आइसोवेल का हो जाएगा टीका पहला, यानी कि समान धारा वेग रेखा। समवर्षा, समवर्षा हो गया समान वर्षा का स्थान। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। ठीक है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर
क्योंकि उष्णकटिबंधीय वायु अनिवार्य समांग बतार्ग रहित और बिना टकराव वाली होती है। उष्णकटिबंधीय निम्न दबाव जैसे जैसे अटलांटिक से गुजरता है तो वह तीव्रता से उष्णकटिबंधीय तूफान में परिवर्तित हो जाता है। एक आम आदमी बन चुकी है एक आम धारणा बन चुकी है कि यदि वे अपने मार्ग पर समय पूर्व प्रबल हो जाती है उनका रुख उत्तरी अटलांटिक की ओर उत्तरी दिशा में हो जाता है और अमेरिका को छोड़ देता है। यह भयावह स्थिति लगभग 40% पश्चिम देशांतर के पास होती है। आधिकारिक रूप से उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संख्या प्रति वर्ष 1 जून से लेकर 30 नवंबर तक होती है। अब है आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सही कौन? चक्रवात व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण पूर्व से पश्चिम की ओर मुड़ जाते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के विनाश का नहीं है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात ITZ के निकट पैदा होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के गुजरने पर कमजोर पड़ने लगते हैं। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा 16 का? तो 16 का ऑप्शन हो जाएगा बी। 16 का हो जाएगा बी। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के विनाशकारी खतरे नहीं है। अब इसमें से जो है हमारा 16 का जो है आंसर हो गया कौन सा? तो 16 का आंसर हो गया बी। तो बी आंसर आपका सही है। उसके बाद चलते हैं हम 17 में। निम्नलिखित में से वर्ष के कौन से विशिष्ट समय में अधिकतम उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? जून हो गया, जुलाई हो गया, जून हो गया, जून हो गया, ठीक है 5 जून से। जून 1 ठीक है। निम्नलिखित में से वर्ष के कौन से विशिष्ट समय में अधिकतम उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? तो नवंबर, दिसंबर, और नवंबर 30 ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात के अनेक रूप से होते हैं जो आकार, रूप और वेग और मौसम स्थितियों के हिसाब से अलग होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपेक्षाकृत अधिक ताकतवर होता है तथा महानगरों के ऊपर अत्यंत तेज वेग से गुजरते हैं। चक्रवात के केंद्र में अत्यधिक उच्च दाब होता है
उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का कार्य विभिन्न भागों में एक है। तो आपको 18 को जो है कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट्स कीजिए। 18 को हो गया आपका सी, और 18 के सी में है 1 और 2, तो यानी कि हमारा जो है सही क्या है, 1 और 2, और ऑप्शन नंबर हमारा हो गया सी। अब चलते हैं सवाल नंबर 19 में। 19 में दिया हुआ दबाव संघन होकर उष्णकटिबंधीय तूफानों में परिवर्तित तो हो जाते हैं जैसे ही वे पार करते हैं, जैसे ही वे पार करते हैं। क्या दबाव संघन होकर उष्णकटिबंधीय तूफानों में परिवर्तित हो जाते हैं जैसे ही वे पार करते हैं। तो ऑप्शन सही होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट्स कीजिए। तो ऑप्शन हो जाएगा अंटार्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। कौन हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। अब चलते हैं अटलांटिक, यानी कि प्रश्न संख्या 1 से 20 तक जो इसमें लिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है 20 प्रश्न संख्या 20 से लेकर के लास्ट तक बताएंगे, इसलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किए तो कर लीजिए ताकि आपको पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।